I welcome you all in exam-focused revision sessions February 2023. Today we are conducting third of 5 sessions on CAF 2 text practices. The timing of today's sessions would be from 9:30 a.m. to 1 p.m. with necessary breaks, which will be announced from time to time. These sessions are available at ICAP House, Karachi, Lahore, Islamabad, Faisalabad, Multan, Gujranwala, Peshawar, and Quetta. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comments section. Students can also send the queries on WhatsApp number 0308 1659 703. The material being used today will be available through a link in comments section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for this session. He has teaching experience of more than 8 years. Initially, he started working as a CFO in a pharmaceutical sector. But soon he realized that teaching is his passion. Hence, he adopted his passion as his profession. His area of interest are business law, taxation, audit, and corporate laws. One of the most passionate teachers in CA fraternity. Please welcome Mr. Ali Imran. अस्सलाम वालेकुम जी। अगर ये फैन बंद हो सकता है तो प्लीज करवा दीजिए। मुझे पेन दे दीजिए प्लीज। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। और हम अपना डे 3 सेशन फर्स्ट, जिसमें चैप्टर 11, 12, 13 हमने कवर करना है, इसको देख रहे होंगे। मैं पिछली 2-3 अटैम्प्ट से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इसमें से सवाल अब ICAP पहले सिर्फ न्यूमेरिकल में पूछा जाता था, लेकिन अब ICAP में बाकायदा इसमें से प्लान 6 से 8 मार्क्स का सवाल आ रहा है इस स्लॉट में से। एक तो AOP वैसे ही इम्पोर्टेंट कि उसमें से न्यूमेरिकल आ गया 17-18 मार्क्स का, तो वो यानी अनअवॉइडेबल एरिया है ये। और अगर उसमें एक अटेम्प्ट में लॉस का क्वेश्चन आ रहा है तो दूसरे अटेम्प्ट में फिर टैक्स क्रेडिट में से सवाल आ रहा है, और इस बार फिर हम इसी ट्रेंड पर लॉस या टैक्स क्रेडिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आप लोग इस एरिया को बड़े ध्यान से पढ़िए। नॉर्मली स्टूडेंट हेड ऑफ इनकम करके थक जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस हेड्स ऑफ इनकम हो गए तो बस अल्लाह पाक शुक्र, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। हालांकि ये वाला एरिया अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक न्यूमेरिकल में इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर, लेकिन जो वो फॉरेन सोर्स इनकम के हवाले से क्वेश्चन पूछ रहा था पिछली बार या उससे पिछली बार ICAP में जो सवाल आ रहा था लॉसेस के हवाले से, वो एक चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि शायद इस एरिया को उसने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इसमें से क्वेश्चन पूछना है। शुरू करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 में लॉसेस। हम काम की बात शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे।
सर दो तीन बात, सैलरी पर लॉस आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। क्यों? सर जी लॉस तो आता है जब इनकम में से डिडक्शन लेस कर देते हैं और डिडक्शन ज़्यादा होती हैं और इनकम कम होती हैं तो लॉस आता है। यस और नो? सर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, आपको चार्ज होने में 15 मिनट निकल जाते हैं और 15 मिनट में हम ये वाला एरिया कवर कर चुके होंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। सर जी सैलरी में लॉस आ ही नहीं सकता, उसकी वजह यह है कि सैलरी में डिडक्शन अलाउ नहीं होती। जहां पर डिडक्शन अलाउ नहीं होती वहां पर लॉस नहीं आएगा। इसी वजह से एफटीआर में डिडक्शन नहीं होती, लॉस नहीं होता। सैलरी में डिडक्शन नहीं होती, लॉस नहीं होता। प्रॉपर्टी में डिडक्शन अलाउ होती है। यस और नो? इसमें लॉस आ भी सकता है। प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है सिवाय सैलरी और एफटीआर के। अब यहां पर एक और बात बड़े काम की है सर, ये सैलरी और एफटीआर के बाद ना मैं ये छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। सर सैलरी और एफटीआर में जो इनकम आए ना इसमें लॉस आता है ना ये किसी और हेड के लॉस को एडजस्ट करता है। ठीक हो गया? इन दो को हमने साइड पे कर दिया। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी का लॉस आ जाए किसी भी हेड के साथ एडजस्ट होगा लेकिन कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन हमने आपको कल पढ़ाया था। जब हमने पढ़ाया था हमने कहा तीन चीजें होती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी या अदर। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लॉस आ जाए तो वो किसी भी हेड के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, ना ही कैरिड फॉरवर्ड होगा। हाँ, अगर सिक्योरिटी में लॉस आ जाए, सिक्योरिटी का याद है सिक्योरिटी के लॉस की क्या बात हुई थी? सिक्योरिटी का लॉस सिक्योरिटी के गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 3 साल के लिए। सिक्योरिटी का लॉस 3 साल के लिए और अदर कैपिटल एसेट का लॉस हो तो वो 6 साल। अब एक बारीक बात है, जरा सुनिएगा ध्यान से। अगर अदर कैपिटल एसेट में लॉस आ गया और सिक्योरिटी में गेन आ गया तो क्या ये एडजस्ट हो जाएगा एक दूसरे के साथ? द आंसर इज यस। सिक्योरिटी में लॉस आ गया, अदर कैपिटल एसेट में गेन आ गया, क्या ये एडजस्ट हो जाएगा आपस में? द आंसर इज नो। सिक्योरिटी का लॉस सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में भी सिक्योरिटी के साथ ही एडजस्ट होना, यानी इसका स्कोप उससे भी ज्यादा नैरो है। बिजनेस की बात करूं तो एक स्पेकुलेशन है और एक नॉन स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन के साथ ही एडजस्ट होगा और अगर ना एडजस्ट हो सका तो 6 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस एडजस्ट होगा किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ और अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसके अंदर फर्दर वैरायटी है, वो ये है सर, हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें जिसको नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस भी कहा जाता है। इसको फर्दर बाइफरकेट किया जाता है। एक लॉस ड्यू टू अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनिशियल अलाउंस। अगर इन 3 चीजों की वजह से लॉस हो तो उसको अलहदा कर दे और बाकी लॉस को अलहदा कर दे। आई कैप की एक एग्जांपल में 900 का लॉस आया इनकम फ्रॉम बिजनेस का, उसने पता क्या किया? उसने डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस की वजह से जो लॉस था उसको अलहदा कर दिया, बाकी लॉस को अलहदा कर दिया और फिगर्स भी यही हैं। अब सुनिएगा, डेप्रिसिएशन,
इनिशियल अलाउंस और अमोर्टाइजेशन की वजह से जो लॉस है वो कैरिड फॉरवर्ड कब तक होगा सर जी, कब तक होगा? अनटिल सेट ऑफ, अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। जबकि इनिशियल अलाउंस, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन के अलावा वाला जो लॉस है ये 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा। सर जी मेरी बात पिक कर सके, यस और नो? अच्छा यार, सुबह सुबह ले बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दिया आपने, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे तो आसानी है। मैं तो हो गया हूँ अलर्ट, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी आपको ठंड ज़्यादा लग रही है। देखिएगा सर, इस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये लॉसेस में यही टेबल था, ये अभी आपको अलविदा करके चला जाएगा और आपका मेन एरिया ये इस वक्त इस वजह से है क्योंकि अब सुनिएगा, पिछली से पिछली ट्रेंड में आया लॉस, पिछली ट्रेंड में आया फॉरेन टैक्स क्रेडिट। मुझे लग रहा है कि इस अटेम्प्ट के लिए जो टैक्स क्रेडिट्स हैं दूसरे फॉरेन के अलावा वाले या लॉस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि इसको ध्यान से पढ़िए। ओनली विद द स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन की गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, और अगर बिजनेस का लॉस है तो वो किसी भी हेड के साथ एडजस्ट हो सकता है। लेकिन जब बिजनेस का लॉस आएगा तो उसे तकसीम करेंगे दो तरह के लॉसेस में, एक लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, अमाउंटाइजेशन और इनिशियल अलाउंस है, और एक दूसरा लॉस है जो अदर देन दैट होगा। जो डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस और अमाउंटाइजेशन की वजह से लॉस होगा वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा, और इसी वजह से सबसे लास्ट में वो एडजस्ट होगा। और दूसरे नंबर पे जो लॉस है वो जो इनिशियल लॉस, अमाउंटाइजेशन और डेप्रिसिएशन के अलावा किसी चीज की वजह से है, वो कैरिड फॉरवर्ड होगा 6 सालों के लिए। और उसके बाद अगली बात आ गई अदर लॉस। अदर सोर्स में अगर लॉस आ गया तो वो किसी भी हेड के साथ एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। सर ये अगर सारी बातें आपने पढ़ ली तो एक नतीजा आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। ये जो लॉस होता है ये इदारे के लिए काम की चीज़ इसलिए होती है कि अगले साल की उस साल की या अगले साल की इनकम के साथ क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। 10 रुपये का लॉस है, 20 रुपये की इनकम है, 20 की इनकम के साथ ये 10 का लॉस एडजस्ट हो जाएगा, पीछे इनकम 10 रुपये की रह जाएगी, टैक्स उस 10 रुपये पे लगेगा। आपका टैक्स बचा या नहीं बचा? यस, आपका टैक्स बच गया। अब ये लॉस कीमती है, इस लॉस को एहतियात से इस्तेमाल करना है। अब 3 तरह के लॉसेज हैं। एक लॉस वो है जो कैरिड फॉरवर्ड होता ही नहीं है, सबसे पहले उसको एडजस्ट करो। सर अदर सोर्स का लॉस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता ना, इसको सबसे पहले एडजस्ट करो। प्रॉपर्टी का लॉस कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता ना, इसको सबसे पहले एडजस्ट करो। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे लॉस हैं जो कैरिड फॉरवर्ड होते हैं, उसमें वो कहता है कि बिजनेस का लॉस सबसे लास्ट में एडजस्ट करो। उसकी वजह है सर दो तरह के लॉस ही कैरिड फॉरवर्ड होते हैं। कौन कौन से? एक कैपिटल लॉस और एक बिजनेस लॉस। कैपिटल लॉस ने चूंकि कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट करना है तो उसका स्कोप नैरो है, तो पहले उसको एडजस्ट कर लो और उसके बाद लास्ट में किसको एडजस्ट करो? बिजनेस के लॉस को। और उस बिजनेस के लॉस में भी स्पेकुलेशन वाला पहले एडजस्ट होगा ना, क्योंकि स्पेकुलेशन का लॉस भी स्पेकुलेशन की गेन के साथ एडजस्ट होगा। और उसके बाद सारे लॉसेस एडजस्ट हो जाएंगे तो सबसे आखिर में कौन सा लॉस रह जाएगा? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस रह जाएगा। उसकी टेंशन नहीं है, क्यों? अनलिमिटेड टाइम है, अगली बार एडजस्ट हो जाएगा, उससे अगली बार एडजस्ट हो जाएगा। और मैं क्लास में एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ताज़ा दूध है तो उसकी एक्सपायरी 2 दिन होती है,
अगर आपके पास वो पेस्चराइज मिल्क है उसकी एक्सपायरी 1 हफ्ता होती है, अगर डब्बे का दूध है उसकी एक्सपायरी 1 महीना होती है, और अगर जो है वो ड्राई मिल्क है उसकी एक्सपायरी 1 साल होती है। तो जिसकी एक्सपायरी पहले होनी है आपने उसको पहले इस्तेमाल करना है, यस और नो। तो सर ये बिल्कुल इसी तरह ही है यहां पर भी। तो जो एक पहले एक्सपायर हो रहा है, सर अदर सोर्स एक्सपायर हो रहा है, सर प्रॉपर्टी एक्सपायर हो रहा है, पहले उसको करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो कैपिटल एसेट्स की तरफ आएंगे, उसका लॉस एडजस्ट करेंगे, और तीसरे नंबर पे स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन, और सबसे आखिर में डेप्रिसिएशन। लो सर, ये लॉसेस की डिस्कशन थी, और ये वाला टेबल बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है लॉसेस के हवाले से। टैक्स क्रेडिट्स की बात करने लगा। टैक्स क्रेडिट्स सर डिडक्टेबल अलाउंस वो है जो टोटल इनकम को कम करे, और टैक्स क्रेडिट वो है जो टैक्स लायबिलिटी को कम करे। सर टैक्स क्रेडिट में सबसे पहली अहमियत किसको मिलती है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर डोनेशन और फिर उसके बाद एडवांस टैक्स। हाँ, इससे भी पहले एक साहब है फुल टाइम टीचर। फुल टाइम टीचर वाले जो भाई हैं ना, उनकी प्रायोरिटी जो है वो इससे भी ऊपर है। तो अगर तो वो आपसे पूछे टैक्स क्रेडिट क्या है तो आपने यही लिखना है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में वो बंदा फुल टाइम टीचर हो तो सबसे पहली अहमियत किसको देनी है? फुल टाइम टीचर, फिर उसके बाद फॉरेन टैक्स, फिर उसके बाद डोनेशंस, और फिर उसके बाद एडवांस टैक्स। सर डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट मिलता है? यस। पहली बात है डोनेशन एज डिडक्शन अलाउ नहीं होती, उस पर क्या मिलता है? टैक्स क्रेडिट मिलता है। कब मिलता है? जब डोनेशन दी जाए। किसको दी जाए? सर सेलेक्टेड इदारे हैं। कौन सा इदारा है सर? बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सर इदारा कौन सा था? बोर्ड ऑफ एजुकेशन या यूनिवर्सिटी। जो फिर उसके बाद हॉस्पिटल या रिलीफ फंड जो गवर्नमेंट ने बनाया, यूनिवर्सिटी या बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने बनाया, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो 13 स्केड्यूल के मुताबिक है। सर पहले स्टेट डिडक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता था, वो अब नहीं। अब सिंपल बात है, उसको सिंपली आपने याद रखना है, और वो ये कि डोनेशन पर सिर्फ टैक्स क्रेडिट मिलता है बस, और वो भी तब जब इन चुने हुए इदारों को दिया जाए डोनेशन। एक बंदे ने पास पेपर में अपने रिश्तेदार को डोनेशन दी, नहीं मिलेगा सर, उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्स क्रेडिट इन सिलेक्टेड इदारों को, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, रिलीफ फंड, ये फ्लड रिलीफ फंड है गवर्नमेंट ने खोला हुआ, उस पर आप देंगे तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सारी चीज़ों पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आगे चलते हैं कि सर जी टैक्स क्रेडिट किस इदारे को देंगे डोनेशन तो मिलेगा? ये इदारे सिलेक्टेड बता दिया। सर किस तरह देंगे? क्रॉस चेक के जरिए। अगर कैश के जरिए डोनेशन दी तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, तीसरे नंबर पे सर कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट एरिया है। कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा? वो कहते हैं टैक्स क्रेडिट को कैलकुलेट करना है तो करेंगे A over B into C। नाउ व्हाट इज A? टैक्स लायबिलिटी। व्हाट इज B? टैक्सेबल इनकम। व्हाट इज C? वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है। वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है उसको A over B into C। वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है, C है लोअर ऑफ अमाउंट ऑफ द डोनेशन इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू। सर अमाउंट ऑफ द डोनेशन इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू, ये पहला पॉइंट। जितनी एक्चुअल में आपने डोनेशन दी
और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एओपी। इन दोनों में से जो लोअर होगा वो सी होगा। सर आपने जब ए ओवर बी इंटू सी करना है तो ए तो मसला नहीं है टैक्सेबिलिटी, बी भी मसला नहीं है टैक्सेबल इनकम, सी थोड़ी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और वो क्या है, एक्चुअल में कितनी डोनेशन दी, और दूसरे नंबर पे किसको कंपेयर करना है, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। हाँ अगर कंपनी हो तो 20% होगा। अच्छा अगर ये बात आपको समझ आ गई तो एक और एरिया है, सर अगर वो बंदा एसोसिएट होता तो रेट आधे हो जाएंगे। आपने जिसको डोनेशन दिया अगर वो एसोसिएट हो तो रेट आधे हो जाएंगे, यानी एसोसिएट हो तो इंडिविजुअल और एओपी के केस में 15% और कंपनी के केस में 10%। सर जी अगर डोनेशन कैश में या पैसों में नहीं दी बल्कि गाड़ी दी है या प्लॉट दिया है या घर दिया है तो भाईजान उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन की जिस दिन डोनेशन दी है। एक चीज अपने जेहन में रखना, फेयर मार्केट वैल्यू कुछ नहीं होती, फेयर मार्केट वैल्यू मौके की होती है। आज इस जगह की फेयर मार्केट वैल्यू 20 करोड़ है, एक साल पहले इस जगह की फेयर मार्केट वैल्यू 14 करोड़ थी। तो अगर आप सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू कहें तो इसका मतलब है कि आप बात ठीक नहीं कर रहे। फेयर मार्केट वैल्यू किस पॉइंट की, क्योंकि इट वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा जनाब ये सारी बातें थी। अप्रूव्ड पेंशन फंड इसको इस पर कंट्रीब्यूशन करेंगे तो भी आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कौन करे, एलिजिबल पर्सन। सर एलिजिबल पर्सन का आसान अल्फाज में मतलब होता है वो बंदा जो जिसका शनाख्ती कार्ड हो, यानी रियल। दो तरह के लोग होते हैं ना, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और एक नेचुरल पर्सन होता है, यानी ये नेचुरल पर्सन होना चाहिए। और इनकम कहां से कमा रहा हो, या सैलरी से या बिजनेस से, तो इसे क्या मिलेगा। और अगर इनकम सैलरी और बिजनेस से कमा के कंट्रीब्यूट कर रहा हो अप्रूव्ड पेंशन फंड में तो इसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना, ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए, सर जी अभी तो बताया, ए है टैक्स लायबिलिटी, व्हाट इज बी, टैक्सेबल इनकम। ए ओवर बी इंटू सी, सी वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है और वो किसके बराबर है, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसके वाले से एक रूल और है कि जनाब 40 साल से एक साल बढ़ने पर 2% बढ़ेगा, वो रूल 2019 तक था। तो रेलेवेंट जो पार्ट है वो यही है, इसको ज़हन में रखिएगा। सर जी अगली बात, टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। मैंने कल आपसे ये सर पहला मैंने डोनेशन पर टैक्स क्रेडिट पढ़ा दिया, दूसरा मैंने कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड पे टैक्स क्रेडिट पढ़ा दिया, तीसरी बात अब करने लगा हूं। सर तीसरी बात है टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। सर कल मैंने आपको बताया एफबीआर वालों का एक ही ध्यान है कि किसी तरह आप अपनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन और आप अपनी सेल मशीन को इंटीग्रेट कर लें एफबीआर के सिस्टम के साथ, ताकि जो सेल आप अपनी ब्रांच पे करें जिस तरह उसका इंपैक्ट हेड ऑफिस में आ रहा है उसी तरह ही है वो एफबीआर के पास भी है। इस पर एफबीआर वालों ने जोर दिया हुआ है। वो कहते हैं आप मशीन लगाएं, उसको इंटीग्रेट करें, हम आपको इनाम देंगे। क्या इनाम देंगे, टैक्स क्रेडिट। कितना, 1.5 लाख पर मशीन, या एक्चुअल खर्चा जो हुआ है वो सिस्टम लगाने का, विच एवर इज लोअर। यानी अब एक बंदा जानबूझ के 5 लाख की मशीन लगवा ले तो नहीं भाई, 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट रख दी उसने, 1.5 लाख या एक्चुअल खर्चा विच एवर इज लोअर। लेकिन ये किस बंदे के लिए है, जिसने मशीन लगवा ली? नहीं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगा के उसको एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया। शाबाश। सर इसी से पिछले अटेंड में ये वाला सवाल पूछा था उसने, टैक्स क्रेडिट 100%, यानी जितनी भी लायबिलिटी बनी सारी माफ। कब? पॉइंट नंबर 1, किन बंदों को? सर वो कहता है अगर किसी का मिनिमम टैक्स या फाइनल टैक्स बनता है तो भी।
मिनिमम टैक्स या फाइनल टैक्स बनता है तो भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर जी कितना? पर्सन एंगेज इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध सप्लाइंग कोल एक्सक्लूसिवली टू पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स। Person engaged in coal mining projects in Sindh supplying coal exclusively to power generation projects. पहली बात, a startup which is certified by the Pakistan Software Export Board and for following 2 years. सर सिंध में कोई बंदा क्या कर रहा है? कोल प्रोड्यूस कर रहा है। किस मकसद के लिए? कोल माइनिंग कर रहा है। किस मकसद के लिए? बिजली बनाने के लिए। इसकी जितनी भी लायबिलिटी होगी सारी माफ। और अगर कोई बंदा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से सर्टिफाइड होकर क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर की, तो उस पर 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। 100%। अलबत्ता 4 बातें बड़ी अहम है। बात नंबर 1, ये तब मिलेगा जब ये चारों शर्तें पूरी होंगी। एनुअल रिटर्न फाइल की जा रही हो, टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट किया जा रहा हो, टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल की जा रही हो, मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल किया जा रहा हो। ये चारों चीजें करेंगे तो आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर कोल वाले प्रोजेक्ट पर जो सिंध में है और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से अप्रूव्ड इदारे पर 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर ये 4 शर्तें पूरी हो जाएंगी। रिटर्न फाइल कर रहे हो, टैक्स डिडक्ट कर रहे हो, विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो और सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। सर जी ये वाला एरिया मुझे इस अटेम्प्ट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट लग रहा है। मेरे साथ पढ़िएगा थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से, चूँकि टैक्स क्रेडिट जो 2 नए आए थे उसमें से एक वो है जो अभी पढ़ाया और वो पिछली से पिछली अटेम्प्ट में टेस्ट हो गया, और एक ये है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ और है भी अहम। सर एलिजिबल, सर जी ज़्यादा ध्यान से, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की जाए एलिजिबल पर्सन की तरफ से, तो जितनी इन्वेस्टमेंट की गई होगी उसका 25% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका 25% उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है? नई चीजें खरीदना, 0 मीटर चीजें खरीदना, ब्रांड न्यू चीजें खरीदना। सर हार्डवेयर नया, सॉफ्टवेयर नया, मशीनरी नई, बिल्डिंग नई, इक्विपमेंट नया, पुरानी चीजें नहीं है। वो कहता है सेल्फ जनरेटेड भी सॉफ्टवेयर नहीं और यूज्ड कैपिटल गुड्स भी नहीं। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अगर सब कुछ नया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट हो और एलिजिबल पर्सन हो, ये दोनों मिलेंगे तो क्या मिलेगा? 25% इन्वेस्टमेंट का टैक्स क्रेडिट। अब अगर किसी बंदे ने 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है और वो पर्सन भी एलिजिबल पर्सन है, तो उसे 25 करोड़ रुपए का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक हो गया? अब ये इतना बड़ा टैक्स क्रेडिट है, उसकी अगर इनकम, उसका टैक्स लायबिलिटी कम हुई तो भैया वो कहता है ये टैक्स क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। 2 सालों के लिए ये कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। सर जी 25% एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की जाए, 25% ऑफ द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर आप एलिजिबल पर्सन हैं। तो आपकी मिनिमम टैक्स या फाइनल टैक्स है, इसके बावजूद आपको वो टैक्स क्रेडिट मिलेगा और वो 2 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड भी होगा। सर जी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है? मैंने बताया 0 मीटर नई चीजें खरीद रहे हैं सारी। एलिजिबल पर्सन कौन है? सर एलिजिबल पर्सन कौन है जी? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एलिजिबल पर्सन। और दूसरा एलिजिबल पर्सन कौन है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि ऐसी प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट बना रहे हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो ऐसी प्लांट एंड मशीनरी बना रहा है जिससे
जो इक्विपमेंट्स बन रहे हैं उनके जरिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बनेंगे, जैसे सोलर और विंड मिल्स। सर जी ये जो विंड मिल्स होते हैं ना, जो ये हवा लगने पर घूमते हैं और उससे बिजली पैदा होती है, जो इदारा वो वाले इक्विपमेंट्स बना रहा है जिससे बिजली पैदा होगी, या सोलर बना रहा है, तो उसको क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर जी बात समझ में आ रही है? ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो ऐसी प्लांट एंड मशीनरी बना रही है जिससे रिन्यूएबल एनर्जी की जनरेशन हो सकेगी, तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जो कि 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। अच्छा, अब अगली बात, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या है? सर 4 बातें। बात नंबर 1, लैंड बिल्डिंग नहीं हो। बात नंबर 2, लैंड नहीं हो। बात नंबर 1, बिल्डिंग नहीं हो। बात नंबर 2, कंपनी नहीं हो, पुरानी कंपनी को स्प्लिट करके ना बनाया हो। बात नंबर 3, और टेक्नोलॉजी नहीं हो। अगर ये चारों बातें होंगी तो फिर क्या समझा जाएगा कि ये ग्रीन फील्ड है। सर ग्रीन फील्ड होगी तो क्या होगा? ग्रीन फील्ड एलिजिबल है। एलिजिबल होगा तो क्या होगा? एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर समझ आ रही है? और ये टैक्स क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड भी होगा। कितने सालों के लिए? 2 साल। सर समझ आ रही है गेम? अच्छा अब सुनना, अब ग्रीन फील्ड एलिजिबल पर्सन है, क्या शर्त है? जगह भी जो पहले इस्तेमाल नहीं हो रही थी इस मकसद के लिए, बिल्डिंग भी जो नई बनाई है, पुरानी गिरा के भी नहीं, ऑल्ट्रेशन करके भी नहीं। सर वो कहते हैं डिमोलिश भी नहीं की, पुराने फैक्ट्री को गिरा के नई फैक्ट्री नहीं, आपने नए सिरे से फैक्ट्री बनाई है। आपने रीवैम्प या रेनोवेट नहीं किया हुआ, रीमॉडल नहीं किया हुआ, नई बिल्डिंग बनाई है, नई जगह पर बनाई है। सर जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही थी। तीसरा, कंपनी नहीं है, पुरानी कंपनी नहीं, नई कंपनी रजिस्टर कराई है। चौथा, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है? वो नहीं है जो पहले पाकिस्तान में नहीं थी। ये सारी शर्तें पूरी हो जाए तो ये क्या हो गया? ग्रीन फील्ड हो गया। ये ग्रीन फील्ड इदारा कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा हो या शिप बिल्डिंग कर रहा हो तो इसे क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। तो 2 इदारों को टैक्स क्रेडिट मिल रहा है सर, एक ग्रीन फील्ड वाले को और दूसरा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाले को। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो जो कि प्लांट एंड मशीनरी बना रहा है ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी की पैदावार के लिए। तो सर ये दोनों बातें अगर आपकी समझ में आ गई तो ये एलिजिबल पर्सन है। हमने 2 बातें आपसे टॉपिक के शुरू में की थी। एलिजिबल पर्सन का पता होना चाहिए क्या है, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए क्या है। एलिजिबल पर्सन अगर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करेगा तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। आपको एक बात और बताऊं, शायद वो सिनेरियो दे दे और सिनेरियो में कहे कि मिसाल के तौर पे प्लांट एंड मशीनरी ब्रांड न्यू है, लेकिन जो फॉर एग्जांपल जो सॉफ्टवेयर है वो पुराना ही चल रहा था। तो जब आप एलिजिबल इन्वेस्टमेंट लेंगे तो याद रखिएगा उसमें सॉफ्टवेयर को शामिल नहीं करेंगे, उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो नई इन्वेस्टमेंट होगी उसको शामिल करके उसका 25% लेंगे और उस अमाउंट का टैक्स क्रेडिट। यार बात पिक कर रहे हो? तो भाई अगर केस स्टडी आ जाए तो भी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ज़हन में होगी, एलिजिबल पर्सन की तो ही बात बनेगी। वो कहता है जनाब वो ग्रीन फील्ड है, पुरानी बिल्डिंग पर उन्होंने बेहतरीन सेटअप नया कर लिया, आपने कहना सॉरी ये ग्रीन फील्ड नहीं है। ग्रीन फील्ड की तो शर्त है कि बिल्डिंग भी नहीं हो, लैंड भी पहले इस्तेमाल ना हो रही हो, टेक्नोलॉजी भी नहीं हो। उसने कहना कंपनी पुरानी है, हर चीज नहीं है, आपने कहना फिर भी ग्रीन फील्ड। सर जी बात समझ में आ रही है? आपको आखिरी बात बताने लगा हूं सर, अगर ग्रीन फील्ड हो तो आपको टैक्स क्रेडिट पता है कितने सालों के लिए मिलता है? 3 सालों के लिए। यस यार 3 सालों के लिए।
इसीलिए वो कहते हैं ना, जिस साल इन्वेस्टमेंट की वो साल, और कैरेट फॉरवर्ड हो जाता है अगले 2 सालों के लिए, तो टोटल कितने हो गए? 3 साल। और ये जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, इसको टैक्स क्रेडिट पता है कितनी देर के लिए मिल रहा है? 5 सालों के लिए। यानी इस केस में कैरेट फॉरवर्ड जो होता है वो 4 सालों के लिए होता है, और इस केस में कैरेट फॉरवर्ड जो होता है वो 2 सालों के लिए। ये उसने एक्सेप्शन में लिखा हुआ है, जनरल रूल तो ये 2 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन अगर रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो बनाने वाली जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो काम करेगी, तो उसको टैक्स क्रेडिट 5 सालों के लिए मिलेगा, यानी कैरेट फॉरवर्ड 4 सालों के लिए होगा। सर ये मेरे मुताबिक एक सुपर इंपॉर्टेंट एरिया है इस अटेम्प्ट के लिए। लो सर, अब हम एग्जाम्पशन पे आ गए। ये तीनों एरिया अपनी अपनी जगह पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लॉसेस वाला एरिया, टैक्स क्रेडिट, और फिर ये आखिरी एग्जाम्पशन। हमने तो बार बार पढ़ा एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट होती है सर। अच्छा, अब जरा अगली बात सुनिए, इससे मुराद क्या थी? सर इससे मुराद है आप फसल उगाकर बाग से ज़रूरी जो भी कमाई करेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर एक और बात बड़ी कीमती है, आपके पास ज़मीन है, आपने ज़मीन ठेके पर दे दी है, और उसके बदले उससे जो फसल का हिस्सा ले रहे हैं उसे कहते हैं रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। आप उससे आधी फसल ले रहे हैं, आपकी ज़मीन है, ये जो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है, इसकी ये जो फसल बेचकर पैसे कमाता है, ये भी क्या हो जाती है? एग्जाम्पल। तो भाई एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट। एग्रीकल्चरल इनकम जमीन की इनकम होती है असल में, जो आप लैंड से कमाते हैं, और वो लैंड पाकिस्तान की होनी चाहिए और वो ज़राअत से कमा रहे हो। ज़मीन जो ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो पाकिस्तान में मौजूद है, तो ये जनाब इस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कहा जाएगा। जो बंदा खुद उगा कर पैसे कमा रहा है उसकी इनकम भी, और जिस बंदे ने ज़मीन ठेके पर दिया और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है वो भी। सर जी 5 बातें मैंने की हैं, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, बल्कि वो वाला बंदा जो कि ऐसा प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसके ज़रिए वो एग्रीकल्चरल आइटम या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के काबिल हो जाए, तो उस वो जो इनकम कमाता है वो भी टैक्सेबल नहीं होती बल्कि एग्जेम्प्ट होती है सर। यानी आप कोई ठेके की कमाई ले रहे हैं, आप कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसके ज़रिए आप इनकम, आप जो कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसके ज़रिए आप इनकम क्या कर सकेंगे, वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के काबिल हो जाएगी, तो ये भी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। सर आपने कोई बिल्डिंग किराए पर दी हुई है, लेकिन वो बिल्डिंग पता है किधर है? उन्हीं फसलों या बाग के साथ इमीडिएट वेसिनिटी में है, और पता है किसको किराए पे दी हुई है? उसी किसान को ही। और पता है किस मकसद के लिए दी हुई? या उसकी रिहाइश के लिए या स्टोर हाउस बनाने के लिए। ठीक हो गया? उसका किराया, उस बिल्डिंग का किराया भी एग्रीकल्चरल इनकम में फॉल करेगा और टैक्सेबल नहीं होगा बल्कि एग्जेम्प्ट होगा। यानी एग्रीकल्चरल इनकम, जमीन की इनकम एग्जेम्प्ट है। आपने फसल उगाई एग्जेम्प्ट, आपने फल के बाग से पैदावार ली एग्जेम्प्ट, आपने ज़मीन ठेके पर दी और उससे पैसे लिए, उससे फसल ली और वो बेची, जो पैसे कमाए एग्जेम्प्ट। आपने फसल पर प्रोसेस किया ताकि वो मार्केट में बिकने के काबिल हो जाए, वो जो परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस था उसकी इनकम एग्जेम्प्ट। आपके पास उसी फसल के पास एक बिल्डिंग थी जो आपने उसी किसान को दी हुई थी जहां पर उसकी फैमिली रह रही थी, या उसको स्टोर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, उस बिल्डिंग से जो किराया आया वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी और एग्जेम्प्ट होगी सर। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। इमीडिएट विसिनिटी यानी उसी एरिया में बिल्डिंग ऑक्यूपाई किसने की हो? कल्टीवेटर ने या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ने। और तीसरा, इस्तेमाल किस लिए हो रही हो? ड्वेलिंग हाउस के तौर पे या स्टोर हाउस के तौर पे।
सर अब अगली बात है, ये बात ज्यादा ध्यान से समझने वाली है। सर जी फॉर एग्जाम्पल्स मिचल्स के बाग हैं, उन बागों में स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी बागों से उतारी जाती है और मिचल्स वाले इसको जैम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप बताएं स्ट्रॉबेरी से आने वाली इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? क्या आप बोलो तो सही, एग्जेम्प्ट है। जैम की इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? टैक्सेबल है। स्ट्रॉबेरी वाली इनकम एग्जेम्प्ट है और जैम बेच के जो पैसे कमा रहे हैं वो वाली इनकम टैक्सेबल है। अब जरा बात गौर से सुनिएगा। अब एक मिचल्स वाले जिनके बाग भी अपने हैं, जो अपने बागों से ही स्ट्रॉबेरी उतारते हैं और उसी को ही इस्तेमाल करते हैं जैम बनाने में, तो सवाल यह है कि जैम वाली इनकम एग्जेम्प्ट है, स्ट्रॉबेरी जैम वाली इनकम टैक्सेबल है, स्ट्रॉबेरी वाली इनकम एग्जेम्प्ट है। अब इसको अलहदा कैसे किया जाएगा? इसका एक आसान सा तरीका है। वो कहता है जब आपकी जैम वाली इनकम टैक्सेबल है ना, जैम वाली इनकम के लिए जब स्ट्रॉबेरी लेंगे तो स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर लेंगे। अगर आपकी अपनी ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और आप खुद ही उसको एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल करें, मैं ये किताब की जुबान बोल रहा हूँ, अगर आपकी अपनी ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और आप खुद ही उसको रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो याद रखिए आपने इस केस में रॉ मटेरियल की कॉस्ट पता किसके बराबर लेनी है? फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर लेनी है। अब आपने स्ट्रॉबेरी, भाई मिचल वालों का तो बाग अपना है, उन्होंने बाजार से तो नहीं स्ट्रॉबेरी खरीद रही, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी? सर उनकी कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर ली जाएगी ताकि हम जैम की इनकम को निकालें और उस पर टैक्स लगाएं। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट है आपका एग्रीकल्चर इनकम का। यहां पे एक बारीक सी बात, उसने कहा एक बार जब आपने स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली तो फिर अब स्ट्रॉबेरी की पैदावार से रिलेटेड कोई खर्चा भी माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। अब स्ट्रॉबेरी के बाग में जो बंदा काम करता है, स्ट्रॉबेरी के बाग में जो ट्यूबवेल लगा हुआ है, स्ट्रॉबेरी के बाग में जो खाद डली है, वो सारे खर्चे माइनस नहीं होंगे। क्यों? आपने स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट क्या ले ली है? फेयर मार्केट वैल्यू ले ली है। इस वजह से अब रॉ मटेरियल की कोई कॉस्ट मजीद माइनस नहीं होगी, रॉ मटेरियल पर होने वाला कोई एक्सपेंस मजीद माइनस नहीं होगा, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल की फेयर मार्केट वैल्यू एज कॉस्ट ले ली है। हाँ, स्ट्रॉबेरी को प्रोसेस करने पर जो खर्चा आया कि वो जैम बन जाए, क्या ये माइनस करने की इजाजत होगी? यस। जैम की इनकम में से स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर, प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करने की इजाजत होगी, सेलिंग कॉस्ट माइनस करने की इजाजत होगी, बाकी सारी कॉस्ट माइनस करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर एक्सपेंस में लिखा है स्ट्रॉबेरी के बाग में जो लोगों को सैलरी दी है वो 26,000 है, क्या ये माइनस करने की इजाज़त होगी? नहीं भैया, स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू ले ली ना, उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस शामिल हो गए हैं। तो स्ट्रॉबेरी की फिर जब एक बार आपने कॉस्ट को फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर ले लिया तो फिर कोई खर्चा माइनस नहीं करना। और आखिरी बात यह है, अगर स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट डिटरमिन ना हो सके या रॉ मटेरियल ऐसा है जो मार्केट में नहीं बिकता, उसकी कॉस्ट डिटरमिन नहीं हो पा रही, तो फिर उसकी कॉस्ट जो ओरिजिनल एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन है या जो ठेका है, लैंड रेवेन्यू है, सर उसके बराबर उसकी कॉस्ट ले लेंगे। सर यूएन में, सर ये एग्रीकल्चर इनकम था, इंपॉर्टेंट एरिया था, मैंने करवा दिया। यूएन में जो बंदा नौकरी करता है उसकी सैलरी भी एग्जाम्प्ट होती है और बाद में जब उसे पेंशन मिलती है तो वो भी एग्जाम्प्ट होती है। सर फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, क्या फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उसकी बात करें, क्या उसकी फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, क्या अगर एक मिसाल से ही समझाता हूँ सर, ईरान पाकिस्तान में है ईरान एम्बेसी,
यहाँ पे एक एम्बेसडर काम करता है और ये एम्बेसडर जो है ये ईरानी हुकूमत का मुलाजम है। तो सवाल ये है कि इसको जो सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी? तो इसका जवाब ये है कि ईरान में मौजूद जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वहां पर मौजूद जो पाकिस्तानी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट का मुलाजिम है, क्या ईरानी उसकी सैलरी को एग्जेम्प्ट करते हैं? अगर ईरानी लोग ईरान में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसडर की सैलरी को पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में मौजूद ईरानी एम्बेसडर की सैलरी पर टैक्स। और सर बात समझ आ गई? अगर वो हमें माफ कर देंगे हम उन्हें माफ कर देंगे। सर एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये वाली बात भी कीमती है और इसको भी एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको बड़ा बेहतर समझ आ जाएगा। सर एक इदारा है यूएसएड। यूएसएड वाले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मेड आती है। यूएसएड वाले ने प्रोजेक्ट शुरू किया पाकिस्तान में पोलियो से बचाव का। उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने डोनेशन दी है 100 करोड़ रुपए की। उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है एक यूएस से आया हुआ डॉक्टर जिसकी तनख्वाह है 50 लाख। अब सवाल यह है कि यूएस से आए हुए डॉक्टर जो पाकिस्तान में मौजूद है और यूएस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है पोलियो बचाओ स्कीम के लिए, तो सवाल ये कि क्या उसको जो सैलरी मिली उस पर टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब है डोनेशन यूएस से आई, पैसा यूएस से आया, आपके मुल्क में बेहतरी हो रही है, वो जो बंदा है वो भी यूएस का ही है, उसको सैलरी उसी यूएस ने जो डोनेशन दी है उसमें से मिल रही है, तो पाकिस्तान को टैक्स फिर पाकिस्तान टैक्स नहीं लगा सकता, उसके ऊपर नहीं लगाएगा कहना चाहिए। क्यों? सर जिस मुल्क से एड आई है अगर उसी मुल्क का बाशिंदा पाकिस्तान में आया है और वो उस एड में से ही तनख्वाह ले रहा है तो फिर उसकी सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा। सर ये बात है इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट सिर्फ इस वजह से है कि वो नौकरी कर रहा है, पहली बात। दूसरा एड एग्रीमेंट हुआ है और वो इंडिविजुअल उसी अगर वो बंदा चाइना से आया हो और एड अमेरिका से आई हो तो उस पर टैक्स लगेगा। बंदा भी अमेरिका से आया और एड भी अमेरिका से आई है। तीसरा सैलरी कहां से मिल रही है? उसी डोनेशन में से या उसी एड के पैसे में से। इस केस में वो कहता है कि उस अमेरिकन बंदा जो सैलरी ले रहा है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर दूसरे नंबर पे बस यहाँ पे अब अगले पॉइंट में बस सैलरी का वर्ड नहीं है, अगर वो कोई कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब बंदा भी अमेरिका का पैसा भी उसको उस एड में से मिल रहा है, तो इस केस में याद रखिएगा उसकी सैलरी पर टैक्स, उसकी सैलरी नहीं उसकी इनकम पर टैक्स नहीं लेगा। पहले पिछले केस में वो मुलाजिम था, इस केस में वो मुलाजिम नहीं है, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है या कॉन्ट्रैक्टर है या एक्सपर्ट है जिसको एंगेज किया गया है और आप उसको पैसे दे रहे हैं आउट ऑफ द ग्रांट। पैसे जो मिल रहे हैं वो ग्रांट के पैसों में से मिल रहे हैं और वो बंदा रेजिडेंट नहीं है, या अगर रेजिडेंट है तो सिर्फ इस वजह से है कि वो पाकिस्तान में उस प्रोजेक्ट के लिए आया है। इस केस में जो पैसे वो कमाएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा उस बंदे पर। सर जी ये मैंने आपको एग्जाम्पशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अगर इसको यूएस एड से याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा और भूलेगा नहीं। और ये फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वाली बात को ईरान एम्बेसी से याद रखेंगे तो याद रहेगा, कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। प्रेसिडेंट ऑनर, सदर पाकिस्तान अगर किसी बंदे को कोई इनाम दे, इस केस में उस बंदे को जो 5 लाख अगर सदर ने दे ही दिया है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सब प्रॉफिट ऑन डेट,
पीछे से पिछले अटेम्प्ट में सवाल आया है 3 मार्क्स का। नॉन रेजिडेंट अगर प्रॉफिट ऑन डेट कमा रहा है और बाहर कमा रहा है तो इस केस में उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जरा सुनिएगा, एक बंदा है रेजिडेंट और एक बंदा है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट ने लोन लिया नॉन रेजिडेंट से और इसने लोन लेके पाकिस्तान में क्या किया है, बिजनेस किया है, और उसके बदले जब उसको वापस कर रहा है प्रॉफिट ऑन डेट तो वो भी मुल्क से बाहर वापस कर रहा है, पेड आउटसाइड पाकिस्तान है। और इस रेजिडेंट पर्सन ने लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी इशू की है वो भी मुल्क से बाहर की है, सिक्योरिटी भी मुल्क से बाहर इशू की है, सिक्योरिटी भी मुल्क से बाहर इशू की है और लोन भी मुल्क से बाहर मिला है। लोन मुल्क में मिला है, सिक्योरिटी मुल्क से बाहर इशू की है और प्रॉफिट ऑन डेट भी मुल्क से बाहर पे किया है। तो जनाब इस केस में जो प्रॉफिट ऑन डेट होगा ये एग्जेम्प्ट होगा नॉन रेजिडेंट के लिए। यानी नॉन रेजिडेंट के लिए सर मैंने प्रॉफिट ऑन डेट आपको आज चौथी बार पढ़ा रहा हूँ। एक बार आपको प्रॉफिट ऑन डेट खर्चे की सूरत में पढ़ाया था और कहा था अलाउड एज डिडक्शन है। एक बार प्रॉफिट ऑन डेट मैंने इनकम के वाले से पढ़ाया था और कहा था कि इंडिविजुअल और एओपी है तो क्या होगा, सेपरेट ब्लॉक आइटम होगा। एक बार आपको प्रॉफिट ऑन डेट कंपनी के वाले से पढ़ाया था और कहा था कि ये एनटीआर होगा। एक बार आज आपको प्रॉफिट ऑन डेट पढ़ा रहा हूँ, ये प्रॉफिट ऑन डेट एग्जेम्प्ट होगा अगर नॉन रेजिडेंट को मिले। ये प्रॉफिट ऑन डेट के सारे रूप हैं सर, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा जी, स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप मिला है वो एग्जाम्प्ट है सिवाय इसके कि कोई एसोसिएट दे रहा हो। सर मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन हो गई है तो जो पैसे मियाँ ने बीवी से लिए सेपरेशन के या बीवी ने मियाँ से लिए सेपरेशन के तो वो क्या होंगे, वो टैक्सेबल नहीं होंगे सर, वो एग्जाम्प्ट होंगे। सर जी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, सर फेडरल गवर्नमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर अपने प्रोविंस में कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे प्रोविंस में अगर वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगा जिससे वो इनकम कमाए या वो प्रॉपर्टी ले तो उस पर इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। पॉइंट्स, फेडरल गवर्नमेंट पर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट होगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर अब उनकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में कोई टैक्स नहीं लगेगा। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर किसी प्रोजेक्ट पर दूसरे प्रोविंस में काम कर रही हो तो उसकी इनकम और प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा दूसरे सूबे के कानून के मुताबिक या दूसरे सूबे की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक। जब पेमेंट रिसीव करनी होती है ना गवर्नमेंट ने तो टैक्स नहीं काटा जाता। आपने पेमेंट गवर्नमेंट को करनी है तो उस पर टैक्स डिडक्ट या विद होल्ड नहीं होगा। सर ये सारी बातें थी फेडरल प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। ये बात जो अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ यही बात चैप्टर नंबर 13 में भी है, तो ये दो बातें मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर नंबर 13 भी कवर हो रहा है इसी बात से। सर जी शॉर्ट टर्म फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, इसमें दो बातें काम की हैं, एक फॉरेन सोर्स इनकम और दूसरा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन होता है? वो बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहलाता है जो थोड़े अरसे के लिए रेजिडेंट हुआ। अब आपको तो पता है अगर रेजिडेंट होगा तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी, यस और नो। लेकिन अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आया और वो नौकरी की घर से आया और उसे पाकिस्तान में रहते हुए 3 साल से ज्यादा नहीं हुए तो वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल होती है लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होती सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान में ले आई जाए। और हमने ये बात की थी, नहीं की थी शायद, चाइना का इंजीनियर था, पहले की थी, सेशन में नहीं की, रेगुलर क्लास में की थी। चाइना का एक इंजीनियर है, वो पाकिस्तान में आया है और उसे चाइना में प्लाजे का किराया आ रहा है, तो अगर तो वो चाइना के अकाउंट में आ रहा है तो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन अगर वो किराया उसको पाकिस्तान में वसूल हो रहा है तो उसकी इनकम जो है वो
फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी। ब्रॉट इनटू पाकिस्तान या उसने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया पाकिस्तान में, इस केस में उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट होगी। तो भैया आपको पहले ये पता चलाना है कि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है या नहीं, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हुआ तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और उसमें दूसरे स्टेप पे ये देखना है कि वो फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में लाया भी है या नहीं। अगर फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में लाया तो टैक्स लगेगा, अगर वो फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में ना लाया तो टैक्स नहीं लगेगा। सर रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, वो बंदा जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर गया और 4 साल बाहर रहा, 4 साल मुसलसल उसका स्टेटस क्या रहा, नॉन रेजिडेंट, और उसके बाद वो पाकिस्तान आया और जिस साल उसका स्टेटस रेजिडेंट हुआ वो साल और उससे अगले साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। जी 4 साल पाकिस्तान से बाहर रहा, जरूरी नहीं है 4 साल उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट रहा, ये बात जरूरी है। 4 साल उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट रहा और उसके बाद जब वो पाकिस्तान आया, स्टेटस नॉन रेजिडेंट रहा, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान आया तो फिर याद रखिएगा, उसके बाद जब वो पाकिस्तान आया और उसका स्टेटस रेजिडेंट हुआ जिस साल, वो साल जिस साल उसका स्टेटस रेजिडेंट हुआ टैक्स ईयर, और उससे अगला नेक्स्ट, ये दोनों 2013 में एक बंदा बाहर गया था, 2019 में पाकिस्तान आया 6 साल बाद, उसका वो तो हो गया रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। तो टैक्स ईयर 2019 और टैक्स ईयर 2020, इन दोनों सालों में उसकी फॉरेन सोर्स इनकम कोई भी हो वो टैक्सेबल नहीं होगी बल्कि एग्जेम्प्ट होगी। एक बंदा अगर पाकिस्तान से बाहर गया, अब ये वाली बात मैं सैलरी में पढ़ा चुका हूं, एक बंदा अगर पाकिस्तान से बाहर गया और फिर बाहर ही रह गया, उसकी वहां पर नौकरी लग गई, तो फॉरेन उसने जो सैलरी कमाई वो टैक्सेबल नहीं होगी बल्कि एग्जेम्प्ट होगी। सर फॉरेन इनकम और फॉरेन सैलरी को जरा आंखें खोल के पढ़ना है, बच्चे ना बॉदर नहीं करते। फॉरेन सोर्स इनकम का लफ्ज होगा तो उसमें सारे हेड्स आते हैं, और फॉरेन सोर्स सैलरी का लफ्ज होगा तो उसमें प्योरली सैलरी इनकम की बात हो रही होती है। फुल टाइम टीचर को टैक्स क्रेडिट मिलता है कितना, उसकी जितनी लायबिलिटी बनेगी सैलरी के हवाले से उसका 25%, जितनी लायबिलिटी बनेगी सैलरी के हवाले से उसका 25%। सर ये सारी डिस्कशन थी हमारे पास चैप्टर नंबर 11 की। अब आ जाइए आगे और अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 की सिंपल बेस है, एक बेस बना के हमने 10 मिनट में 15 मिनट में ये चैप्टर कवर करना है, क्योंकि आधा चैप्टर तो अभी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने लास्ट में पढ़ाया वही है। अच्छा जरा सुनिएगा, गेम ये है कि एक बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, उसका बिजनेस चल रहा है बाहर भी, उसे बाहर से इनकम आ रही है, बाहर के मुल्क वाले उस पर अपना टैक्स लगाते हैं, 100 रुपए वो कमा रहा है बाहर से, तो बाहर उन्होंने 40 रुपए का टैक्स काटा, उसे 60 रुपए पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में वो पैसे आए तो पाकिस्तान वालों ने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, तुम रेजिडेंट हो, तुम्हारी फॉरेन सोर्स इनकम पे भी टैक्स लगना है, यस और नो। अब सवाल ये कि क्या उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स लगेगा? द आंसर इज यस। एक कनाडा में बिजनेस चल रहा है, उस वहां पर टैक्स लगा, फिर पैसा पाकिस्तान में आया, यहां पर फिर टैक्स लगा, यस। सर ये तो 2 बार टैक्स नहीं हो गया? बिल्कुल 2 बार टैक्स हो गया। तो फिर क्या करना है? सर इसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये असल कोर कॉन्सेप्ट है। वो बंदा जो बाहर भी टैक्स दे रहा है
है पाकिस्तान का रेजिडेंट, पाकिस्तान में उस पर दोबारा टैक्स लग रहा है, तो पाकिस्तानी कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको टैक्स क्रेडिट देंगे। कितना? जितना बाहर टैक्स पे किया है या जितना पाकिस्तान में टैक्स लगा है, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसके बराबर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सर जी बात पिक कर गए? अच्छा जी। फॉरेन सोर्स इनकम होती क्या है? जो पाकिस्तान बाहर से कमाते हैं। फॉरेन सोर्स इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम के हेड है सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इसी तरह ही फॉरेन सोर्स के भी हेड्स हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। बल्कि वो तो कहता है स्पेकुलेशन बिजनेस को एक अलहदा हेड समझो और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को एक अलहदा हेड समझो। सर फॉरेन इनकम को, फॉरेन इनकम जो आपको आ रही होती है उस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है? यस मिलता है। वो कहते हैं हर हेड का अलहदा टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करो, हर हेड का अलहदा टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करो जी। उसके बाद अगली बात, सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करना है, इसको देख लेते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, ये मैं चाहता हूं अगर मैं ये करा दूं तो मैक्सिमम बातें इसमें कवर हो रही हैं। सर E2 मिस्टर आकाश हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस है 4 लाख की पाकिस्तान से, और ये इथोपिया से भी बिजनेस की इनकम है। फिर पाकिस्तान से कैपिटल गेन है और चाइना से भी कैपिटल गेन है। फिर फॉरेन टैक्स पेड कितना हुआ? बिजनेस का 40,000 और कैपिटल गेन का 2.5 लाख। ये फॉरेन में टैक्स पे भी किया हुआ है और आपने डोनेशन भी यहां पर दी हुई है, डोनेशन भी यहां पर दी हुई है। सर वो कहता है इसके हवाले से आप बताइए कि क्या होगा। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले जब हम इस तरह का सवाल डील करते हैं तो हम कहते हैं पाकिस्तान सोर्स इनकम की हेडिंग दो, और मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि बस कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। एक छोटी सी बात है, पहले वो बताना चाह रहा हूं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कब मिलता है? जब आपने फॉरेन में टैक्स पे किया होता है। अगर आपने फॉरेन में टैक्स नहीं पे किया फिर तो बात ही खत्म हो गई। या आपकी पाकिस्तान में जो इनकम है, पाकिस्तान में आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनी है उसमें फॉरेन इनकम शामिल हो तब, यानी अगर पाकिस्तान में जो टैक्सेबल इनकम है उसमें फॉरेन इनकम शामिल ही नहीं है तो फिर भी आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जरा देखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है पाकिस्तान सोर्स इनकम के हवाले से, सर बोलिएगा जरा। 4 लाख। और कैपिटल गेन कितना आया? 3,50,000। तो पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी हो गई? 7,50,000। अब आगे कहता हूं फॉरेन सोर्स इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना था? फर्क नहीं पड़ता, चाइना है, इथोपिया है, मलेशिया है, जो भी मुल्क है, आपके लिए हेड इंपॉर्टेंट है, कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर वो कह देता एक बिजनेस चाइना में है, एक इथोपिया में है, एक यूके में, और तीनों बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने सबका नेट लेकर यहां पर लिखना, आपने उस बेस पर कैलकुलेट करना। सर समझ आ रही है? तो मुल्कों को अलग-अलग नहीं, हेड ऑफ इनकम को लेकर चलना। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है सर? और कैपिटल गेन कितना है सर? 4,50,000। सही है। टोटल कितना हो गया? 9,50,000। सर कोई डिडक्टेबल अलाउंस कुछ नहीं है तो ये स्टेट में क्या आ जाएगी? टोटल इनकम भी यही होगी और टैक्सेबल इनकम भी यही होगी। कितनी होगी सर? 1.7 मिलियन। लो सर। इसके बाद आ गई टैक्स लायबिलिटी। जी टैक्स लायबिलिटी बताएगा कितनी? 1.7 मिलियन की टैक्स लायबिलिटी बताइएगा। $1,475
500। सर जी ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई जो आपने देखा इंडिविजुअल है, यस। फिर उसके बाद सैलरीड नॉन सैलरीड, सर ये नॉन सैलरीड था। फिर पेज जो भी आपके लास्ट पेज पर टेबल दिया होगा, मेरे ज़ुबान पे 49 ही निकला चूँकि हमारी किताब में 49 है। आपके पेपर क्वेश्चन पेपर में लास्ट पेज पर रेट दिया होगा, उस रेट देकर हम टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे। सर यहाँ तक आ गए और काम की बात अब शुरू होने लगी है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट पता है कितना होगा? सर आपने फॉरेन में कितना पे किया? सर एक्चुअली पेड कितना है फॉरेन में? सर अलहदा अलहदा निकालेंगे, अभी हम इनकम फ्रॉम बिजनेस का निकाल रहे हैं। हर हेड का टैक्स क्रेडिट अलहदा अलहदा निकलता है। सर बिजनेस का कितना है सर? 40,000। और पाकिस्तान में कितना बनता है? सर एवरेज रेट लेते हैं, पता कैसे निकलता है? ए ओवर बी इनटू सी। नाउ व्हाट इज ए? टैक्स लायबिलिटी, एवरेज रेट। ए है टैक्स लायबिलिटी 1147500। व्हाट इज बी? टैक्सेबल इनकम 1.7 मिलियन। व्हाट इज सी? सर ध्यान से सुनना, सी क्या है? फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। कितना है टैक्सेबल इनकम में शामिल? सर जी बताइएगा क्या आंसर आया? 43382। इन दोनों का कंपैरिजन होगा और इनमें से जो लोअर होगा उसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर 40,000 टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस का। अब जरा अगला टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं, कोशिश करता हूं यहीं पे ही हो जाए। टैक्स क्रेडिट दूसरा आ गया। सर जी आपके पास एक और मौका है सीखने का, कैपिटल गेन। सर जी आपने कितना टैक्स दिया था? 2.5 लाख। तो भाई फॉरेन में कितना टैक्स दिया था? यहां पे कर लेता हूं यार। टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है तो फॉरेन में फॉरेन टैक्स पेड कितना था सर बताइएगा? 2.5 लाख था। एवरेज रेट लगाना है, एवरेज रेट, और वो होगा ए ओवर बी इनटू सी। नाउ व्हाट इज ए? टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही थी? 147। व्हाट इज बी? टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 1. व्हाट इज सी? फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो सर कितना है सर? सर ये बड़ी कीमती बात है सर, ये देखिए ये वाली अमाउंट लेनी है। फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। शाबाश, 4,50,000। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना बन रहा है? 39044। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 39044। लो सर हम क्या करेंगे, 39044 यहां पर लिख दिया। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा इसका सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जनाब अगर आपके पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी हो और डोनेशन वाले टैक्स क्रेडिट भी हो, तो अब जब डोनेशन का टैक्स क्रेडिट निकालना होगा और उसके लिए ए ओवर बी करना होगा, तो जो ए की वैल्यू होगी ना वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद वाली वैल्यू लेगी। ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने ये वाला सवाल कराया असल में। सर जी देखिएगा इसको माइनस करें, क्या वैल्यू आ रही है? 648। अच्छा जी 68456। लो सर 68456 आपके पास वैल्यू आ गई।
अब ये वाली वैल्यू यानी टैक्स लायबिलिटी आफ्टर द टैक्स क्रेडिट ऑफ फॉरेन, आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो वैल्यू आई है आज के बाद ए ये होगा, यानी अब आपने डोनेशन कितनी है 10,000, डोनेशन है 10,000, आपने डोनेशन का टैक्स क्रेडिट लेना है, क्या रूल पड़ा हुआ है ए ओवर बी इंटू सी, यही पड़ा हुआ है। नाउ व्हाट इज ए, टैक्स लायबिलिटी। अब ये टैक्स लायबिलिटी आपने 147500 नहीं लेनी यार, बात पिक कर गए हो, वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद वाली फिगर लेनी है, और वो कितनी है सर 68,456। टैक्सेबल इनकम वही लेनी है 1.7 मिलियन। और सर सी, जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है वो अमाउंट ऑन विच द टैक्स क्रेडिट मिलना है वो कितनी होती है, एक्चुअल कितना था सर, लोअर ऑफ एक्चुअल था 10,000, और दूसरा ये इंडिविजुअल है, यस, इसका 30% लेंगे, 30% इंटू 1.7 मिलियन, कितना बना 5,10,000। इन दोनों में से लोअर कौन सा है 10,000। सर 10,000 का अब ये वैल्यू आपके पास आ गई, निकालें टैक्स क्रेडिट कितना बना 403 बस। अच्छा जी, ये सर इसमें से ये जो वैल्यू है इसमें से हम टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन लेस करेंगे, जो बनता है 403, ये लेस कर दिया तो कितना आ गया 68,053, ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। यार मैं जो समझाना चाह रहा था क्या मैं समझा पाया? मैं आपको जितनी बातें समझाना चाह रहा था अगर मैं सिर्फ जुमले बोलता तो कभी भी इतना क्लैरिटी से समझ ना आता। सर अब सुनिए, मैंने आपको क्या क्या बातें इस एग्जांपल के थ्रू समझाई। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किस तरह करते हैं, एवरेज रेट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, हेड्स ऑफ इनकम अलहदा होंगे तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलहदा अलहदा कैलकुलेट करेंगे। अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट के अलावा कोई और टैक्स क्रेडिट भी होगा तो जो दूसरा डोनेशन वाला टैक्स क्रेडिट होगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी टैक्स लायबिलिटी की, वो ए के तौर पे लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अदर टैक्स क्रेडिट्स। ये सारी बातें पिक की हैं, यस और नो? लो सर, हमारा ये वाला एरिया सेकंड लास्ट बात हो गई। जो लास्ट बात है वो सुन लीजिए इस चैप्टर की सर, वो है फॉरेन टैक्स लॉस। और बड़ी आसान बात है, फॉरेन का लॉस है टेंशन नहीं लेनी, क्यों? जिस हेड का लॉस है उसी हेड के गेन के साथ एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो कैरिड फॉरवर्ड होगा। जिस हेड का लॉस है उसी हेड के गेन के साथ एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो कैरिड फॉरवर्ड। कितने साल के लिए? बड़ी अनयूजुअल बात करने लगा हूं, अगर फॉरेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लॉस आ जाए तो वो फॉरेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के गेन के साथ एडजस्ट होगा, और अगर एडजस्ट ना हो सका तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान सोर्स इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस आ जाए तो वो कैरिड फॉरवर्ड। यार बात पिक कर गए हो? ये असल पॉइंट है। फॉरेन लॉस आ जाए तो आपने बिल्कुल इजी हो जाना है। अगर फॉरेन लॉस है जिस हेड का है उसी हेड के गेन के साथ एडजस्ट होगा, ना हो सका तो कैरिड फॉरवर्ड। कितने सालों के लिए? 6 सालों के लिए। सर फॉरेन लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है? द आंसर इज नो। फॉरेन लॉस पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। सर ये सारी बातें जो यहाँ पर लिखी हुई थी मैंने आपको अप्लाई करके बता दी, और मैं एक्सपेक्ट आई कैप में भी यही कह रहा हूँ कि ये
एप्लीकेशन ही टेस्ट होगी। लें सर, चैप्टर नंबर 11 भी अल्लाह को प्यारा हो गया। 13, यस 13 भी और 11 भी, 2 हो गए। अब रह गया हमारे पास 12। ये इसमें भी मेजर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, अब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको कहा फॉरेन टैक्स क्रेडिट पे नोट लिखें, वो आपसे सवाल पूछ के फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कराएगा। सर समझ आ रही है? और मैंने भी इसीलिए आपको कैलकुलेट करके बताया। इसका एक फायदा ये भी होता है कि अगर आप कैलकुलेट ना, अगर आपको कैलकुलेशन ना आए और स्ट्रेट अवे सवाल आ जाए, तो जितना प्रोसीजर, जितनी बात समझ आई है उसको कुछ ना कुछ तो अपने वर्ड्स में लिखेंगे ना, यानी आप फिर भी पासिंग से ऊपर ही जा रहे होंगे, उस सवाल में पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ले पाएंगे इंशाल्लाह। लो सर, सबसे पहली बात चैप्टर 12 में डिसीज्ड इंडिविजुअल, अगर कोई बंदा फौत हो गया तो क्या होगा? सर जो अगर कोई बंदा फौत हो गया है और उसकी इनकम टैक्सेबल थी, तो जनाब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लायबल होगा कि टैक्स अदा करे। जो बंदा फौत हुआ है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने लगी थी कि इसने टैक्स चोरी की है, तो यही कानूनी कार्रवाई फिर उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ शुरू हो जाएगी। जो बंदा फौत हो गया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी, कानूनी कार्रवाई जारी थी, तो वही कानूनी कार्रवाई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी जारी रहेगी। 3 बातें कही हैं लहदा। बात नंबर 1, फौत हो गया, टैक्स जमा कराना था, कौन कराएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। फौत हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होनी थी, अभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ शुरू हो सकेगी। फौत हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी थी, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ जारी रहेगी। सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पर्सन की जायदाद तक के लिए लायबल होता है। फौत होने वाले बंदे की टोटल जायदाद थी 1 करोड़, टैक्स का केस था उस पर 1.5 करोड़ रुपए का, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव 50 लाख रुपया अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से देने का मजाज है? लो सर, डिसीज्ड इंडिविजुअल, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी। ऑथर, सर कोई भी लिटरेरी या आर्टिस्टिक काम करता है, उसको काम करते हुए 24 माह से ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो इनकम उसको मिलेगी यकमुश्त, वो सारी की सारी टैक्स करने की बजाय टैक्स वालों ने ऑप्शन दिया कि उसको डिवाइड बाय 3 करें और 3 सालों पे तकसीम कर दें। ये सर उसको 3 सालों में तकसीम किया जा सकता है। आपको जितने पैसे, आपने 24 माह से ज़्यादा में एक काम किया, एक किताब लिखी और वो किताब आपने 30 लाख की बेच दी, तो क्या 30 लाख पे सारे का सारा टैक्स लगेगा? द आंसर इज नो। फिर किस तरह टैक्स लगेगा? टैक्स लगेगा डिवाइड बाय 3 करेंगे और 3 सालों पे बराबर। सर माइनर चाइल्ड, अगर एक बंदा जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो पैसे कमा रहा है, तो क्या उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा? द आंसर इज यस। कैसे? उसके माँ या बाप दोनों में से जो ज्यादा पैसे कमा रहा है उसकी इनकम में उसके बेटे जो माइनर है या बेटी की इनकम ऐड कर दी जाएगी और फिर इस तरह से टैक्स लगेगा। लेकिन ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा ऐसे माइनर चाइल्ड पर जिसको विरासत में बिजनेस मिला है, ये वाला रूल उस पर अप्लाई नहीं होगा। सर ये इंडिविजुअल की कुछ प्रोविजन थी, इसमें से भी 1 ऑफ सवाल आ जाता है, 3-4 थी तो मैंने इसको साथ लेके चला हूँ। सर एओपी की बात करने लगे हैं। एओपी को सिंपल रखेंगे तो आसानी है, और वो ये कि एओपी असल में बिल्कुल जो वर्किंग है इसकी वो
क्या कहते हैं इंडिविजुअल बिजनेस की तरह है। सिर्फ इसके अलावा कि एओपी में जो ख़ास बात है या डिफरेंस है वो ये है कि एओपी की जो इनकम कैलकुलेशन हो रही होती है उसमें पार्टनर्स की सैलरी या पार्टनर्स की कमीशन या प्रॉफिट ऑन डेट या पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आती हैं। बाकी एओपी की कैलकुलेशन सारी इंडिविजुअल बिजनेस की तरह होती है। सो उसमें कोई ट्रिकी बात नहीं है। हाँ, ट्रिकी बात ये है कि एओपी का जो हिस्सा इंडिविजुअल को मिलता है उस पर कैसे टैक्स लगाना होता है इंडिविजुअल ने, ये एक बात कीमती है। इसको जरा देखते हैं। सर एओपी की इनकम, एओपी अपने जो है वो मेंबर्स हैं उसको शेयर ऑफ इनकम दे देता है और जो मेंबर्स को वो शेयर मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, शेयर ऑफ एओपी एग्जेम्प्ट होता है। मेंबर्स जो हैं उन पर, मेंबर्स पर शेयर ऑफ एओपी जो है वो टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि एओपी अपना टैक्स खुद देता है। अब ज़रा देखिएगा, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको यही जिस तरह मैंने अभी पहले किया है, एक एग्जांपल ऐसी करवा दूं, उससे सारा कॉन्सेप्ट आप ग्रैब कर जाएंगे। बजाय इसके कि मैं आपको जुमले लिखे हुए जो बताऊं उससे आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही करते रहें। सर जी, मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। एओपी में इकट्ठे काम कर रहे हैं और इनकम है 1.2 मिलियन। मिस्टर ए और मिस्टर बी हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल। इनकी अपनी डिटेल ये है। तो स्टेप नंबर वो ये कहता है कि कैलकुलेट करें टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी। सर ए और बी की लायबिलिटी कैलकुलेट तब होगी जब हम पहले एओपी की इनकम कैलकुलेट करेंगे। सर एओपी की अगर मैं बात करूं तो उसमें उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है 1.2 मिलियन। सर ए का कितना हिस्सा है 2/5 करेंगे सर, प्लीज करके बताइएगा। 480,000 और बी का कितना हिस्सा है 7,20,000। ये इसको किया है 3/5। यार ये तो मुश्किल नहीं है। अब जरा ए की बात करने लगा हूं, मिस्टर ए की। मिस्टर ए की इनकम फ्रॉम बिजनेस है 5 लाख, यहां पर ही लिख लेते हैं मिस्टर ए। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 5 लाख, ज़कात पेड है 20,000, लेस कर दिया तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई 4,80,000। ये इसकी टैक्सेबल इनकम है। अब रेट पर्पसेस के लिए शेयर ऑफ एओपी इसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। शेयर ऑफ एओपी जो किसी मेंबर को मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन रेट पर्पस के लिए उस मेंबर की इनकम में शामिल किया जाता है। सर शेयर ऑफ एओपी, सर कितना है शेयर ऑफ एओपी 4,80,000। सर टोटल इनकम 9,60,000। ये टोटल इनकम पता है कौन सी है इसमें ये 480 और ये 480 ऐड किया है, यानी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों को ऐड कर दिया। सर टोटल इनकम आ गई, टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस। टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस जी भाई 30,000। सर ये अब हमने स्टेप नंबर 1, इंडिविजुअल है एओपी है या कंपनी है? सर ये इंडिविजुअल है, मिस्टर ए की वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल है, नॉन सैलरीड है, रेट लगाया 9,60,000 रुपये टेबल देखकर और फिर 30,000 रुपये आपकी टैक्स लायबिलिटी। आगे आ जाइए।
अगर टैक्स लायबिलिटी 30,000 है, अब एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या है? ये ऊपर वाली टैक्स लायबिलिटी तो रेट पर्पस के लिए थी, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी सर A over B into C. Now what is A? Sir, टैक्स लायबिलिटी 30,000. What is B? 9,60,000. What is C? सर वो अमाउंट जिस पर असल में टैक्स लगना है 4,80,000. सर ये करेंगे, कितना आ रहा है सर? 15,000. आपको एक जुमला बोलने लगा हूं, जितने परसेंट रेट 9,60,000 रुपए पर लगना था उतने परसेंट रेट 4,80,000 रुपए पर लगा है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। ये असल बात है। रेट पर्पसेस के लिए ऐड किया आपने, शेयर ऑफ एओपी रेट पर्पसेस के लिए ऐड किया कि इस पर रेट ज्यादा लगे, और शेयर ऑफ एओपी रेट पर्पसेस के लिए ऐड करके 9,60,000 की वैल्यू निकाली, और 9,60,000 पे टैक्स लगना था 30,000, यानी जितने परसेंट टैक्स 9,60,000 रुपए पर लगना था उतने परसेंट टैक्स आपने एक्चुअल टैक्सेबल इनकम यानी 4,80,000 रुपए पर लगाया है। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो 4,80,000 रुपए पर टैक्स लगना ही नहीं था। क्यों? और 6 लाख तक तो टैक्स नहीं है यार। सर समझ आ रही है? असल में आपने शेयर ऑफ एओपी ऐड इसलिए किया कि शेयर ऑफ एओपी ऐड करने के बाद जो अमाउंट आई, वो जो अमाउंट है उस पर जितना रेट लगना था वो टैक्सेबल इनकम पर लगे। आपकी टैक्सेबल इनकम तो 480 थी, आपने शेयर ऑफ ऐड किया, शेयर ऑफ एओपी ऐड करने के बाद टोटल इनकम निकाली, टोटल इनकम पर टैक्स निकाला रेट पर्पस के लिए। ये आपने कैलकुलेट इसलिए किया कि आपको पता चल जाए 30,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000 के 9,60,000 रुपए पर कितने परसेंट टैक्स लग रहा है। अब जितने परसेंट टैक्स 9,60,000 रुपए पर लग रहा है ना, उतने परसेंट टैक्स आपने टैक्सेबल इनकम 480 पर लगा देना। गौर करें ये किया हुआ है, 30,000 डिवाइड बाय 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000। और यस और नो, ये असल गेम है और ये असल कॉन्सेप्ट है। बस मेन इसमें ये बात है, बाकी कुछ नहीं। अगर एओपी में लॉस आ गया तो बिल्कुल चुप कर देंगे, उसका नाम ही नहीं लेना। अगर एओपी में इनकम आ गई तो इनकम ऐड करेंगे फॉर रेट पर्पसेस। फॉर रेट पर्पसेस आप समझ आया? फॉर रेट पर्पसेस का क्या मतलब है? सिर्फ रेट पर्पसेस के लिए ऐड करना है, उस पर टैक्स नहीं लगाना। आप गौर करें, टैक्स 480 पर लगा है, ये 960 तो सिर्फ ऐड किया था और लायबिलिटी निकाली थी और खत्म। तो सर ये असल बात है। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था वो ये था सर कि इस तरह से लगता है हम एक क्विक देख लेते हैं। सर एओपी रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। रेजिडेंट वो होगा जिसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। और एओपी जो है, एओपी का शेयर, एओपी का हिस्सा जो किसी मेंबर को मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता बल्कि एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन सिर्फ रेट पर्पसेस के लिए ऐड होता है। अगर एओपी का मेंबर एक कंपनी हो, अगर एओपी का मेंबर एक कंपनी हो तो याद रखिएगा एओपी की इनकम में से कंपनी का जितना शेयर है वो लेस कर देंगे और कंपनी के शेयर पर कंपनी के रेट के मुताबिक टैक्स लगेगा, और जो एओपी का बकिया शेयर बच जाएगा कंपनी के शेयर के अलावा उस पर नॉर्मली टैक्स लगेगा। सर ये वाली बात थी। अगर एओपी में लॉस आ गया तो सर मेंबर टैक्स वाले इतने समझदार हैं कि जब आती इनकम तो इनकम ऐड होती है, उससे टैक्स रेट बढ़ता है। अगर आए लॉस तो उससे इनकम कम होगी ना, वो कहता है लॉस हो तो एओपी का शेयर नहीं लेना, और अगर गेन हो, इनकम हो तो एओपी का शेयर लेना है फॉर रेट पर्पसेस, ताकि टैक्स ज्यादा लगे कम ना लगे। ठीक है, लें सर आगे चलते हैं। सर ए ओवर बी इनटू सी मैं आपको बड़ी डिटेल में करके बता दिया। हाँ, ये 4 बातें कीमती हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन डेट, कुछ भी अगर एओपी ने अपने मेंबर को दिया यानी पार्टनरशिप ने अपने पार्टनर को दिया है तो वो
इनकम में से माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। सर हमने अभी आपने गौर किया होगा, मैंने 12 लाख पूरा लिया है। सर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है कैलकुलेशन के लिए। हमने कैलकुलेशन के लिए हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। फिर तीसरे नंबर पे, यानी शेयर ऑफ एओपी जो ए को मिला था वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस नहीं किया था। सर जी अगर एओपी की कोई एफटीआर इनकम हो तो वो भी शामिल करेंगे? द आंसर इज नो। अगर इंडिविजुअल की कोई एफटीआर इनकम हो तो उसमें ये शामिल करेंगे? द आंसर इज नो। यानी अगर लॉस आ गया तो उसको भी इग्नोर करेंगे, अगर कोई एफटीआर इनकम होगी तो वो भी ऐड नहीं होगी फॉर एड पर्पसेस। अगर एग्जाम्प्ट हुई तो वो भी ऐड नहीं होगी फॉर एड पर्पसेस। सर जी अगर ज्वाइंट वेंचर कह दे तो आपने घबराना नहीं है। क्यों? सर ज्वाइंट वेंचर बिल्कुल वही है, ज्वाइंट वेंचर बिल्कुल वही है जो एओपी है, और उस पर सारे रूल्स वही लगते हैं। ये सारी बातें हो गई, और हमारा चैप्टर 12 का लास्ट एरिया, थोड़ी सी मैं इस पर डिस्कशन कर दूं, ट्रांसफर ऑफ एसेट। सर अगर इसमें ना एक ट्रांसफरर है, उसको समझिए कि वो बाप है, और एक ट्रांसफरी है, उसको समझिए कि वो बेटा है। अब अगर ट्रांसफरर ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को दे दी है, लेकिन है उसी के इख्तियार में, ट्रांसफरर के इख्तियार में, तो समझा जाएगा कि उस प्रॉपर्टी से जो किराया आ रहा है वो असल में ट्रांसफरर की इनकम में शामिल होगा। सर समझ आ रही है? बाप ने बेटे के नाम वैसी प्यार में प्रॉपर्टी तो कर दी, किराया अभी भी बाप वसूल कर रहा है, तो वो बाप की इनकम में शामिल होगा और उसमें टैक्स होगा। हाँ अगर ये ट्रांसफर जो किया गया है ये रिवोकेबल है, उसने स्टैम्प पेपर पे लिखा है और ये भी लिखा है साथ कि अगर मेरे बेटे ने नाफरमानी की तो मैं ये प्लॉट वापस अपने नाम ही कर लूंगा, ये रिवोकेबल है। अगर रिवोकेबल है तो जनाब इस केस में फिर जो उस प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है वो किसकी इनकम में शामिल होगा? बाप की इनकम में शामिल होगा। हाँ तीसरा केस, बच्चे ने फौरन कहा कि अब्बू आपका शुक्रिया, मैं कल ही इसकी रजिस्ट्री करवा लेता हूँ और ये अपने नाम करवा लेता हूँ। सर अगर इस तरह का सीन हो जाए कि ये वो फिर रजिस्ट्री होने के बाद ये इररिवोकेबल हो जाता है। The said rule will not apply in case transfer is irrevocable during the lifetime of the transferee। अब ट्रांसफरी जो है वो irrevocable हो गया ट्रांसफरी के लिए, इस केस में वो कहता है ट्रांसफरी एंड ट्रांसफर डज नॉट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम द इनकम। अब इस केस में ट्रांसफरर उससे फायदा भी नहीं उठा सकता, और उसने जो ट्रांसफर किया वो भी इररिकवरेबल का, इररिवोकेबल कर दिया है, तो समझा जाएगा अब ये बेटे के नाम पक्का पक्का हो गया है। वरना इससे पहले बाप ने बेटे को दिया था, किराया बाप वसूल करता, समझा जाएगा ये बाप के नाम, बाप ही उससे इनकम ले रहा है। दूसरे नंबर पे अगर रिवोकेबल था तो भी समझा जाएगा ये बाप की इनकम है, यानी ट्रांसफरर की इनकम है। सर हाँ अगर बाप ने बेटे के नाम ट्रांसफर किया और बाप ने उसके पूरी कीमत वसूल की है तो फिर समझा जाएगा ये किसका है? ये बेटे का है। दूसरे नंबर पे अगर मियां ने बीवी को ट्रांसफर किया है तलाक के बाद या एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के बाद, तो इस केस में भी फिर समझा जाएगा अब वो वाली बात नहीं रही, अब वो बीवी का ही है, अब उस बंदे का नहीं रहा। ठीक हो गया? तो ये तो बात, यानी अगर कोई बंदा अपने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता है तो उसमें वो कहता है कि स्पाउस है या माइनर चाइल्ड है, तो उस केस में वो कहता है कि ये तो समझा जाएगा उसी के अपने नाम ही है। हाँ अगर बाकायदा पैसों के एवज दे तो फिर ट्रांसफर होगी, फिर अब ट्रांसफरी के नाम। हाँ अगर अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो तो फिर भी क्या समझा जाएगा? ट्रांसफरी के नाम है, यानी शौहर ने बीवी को दिया तो फिर बीवी के नाम होगा। सर हाँ शौहर ने बीवी से पैसे लिए हैं
लेकिन वो पैसे दिए भी शौहर नहीं थे। तो अल्टीमेटली ये दोबारा असल में फिर ये वाला केस इससे आगे चलता है। शौहर ने बीवी को एक दिन पहले अकाउंट में 4 मिलियन ट्रांसफर किया, उसके बाद अगले दिन ही उसने प्लॉट उसको दिया और उससे 4 मिलियन ले लिया। तो असल में ये पैसा शौहर ने ही पहले बीवी को दिया था और बीवी से शौहर ने वापस लेके उसे प्लॉट दे दिया। ये एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है और इस केस में यही समझा जाएगा कि ये प्लॉट या ये प्रॉपर्टी शौहर की है। सर ये वाली बात भी है, इसकी इको देखिएगा प्लीज। सर जी आपको क्या है, इसकी इको का कुछ हो सकता है? ले सर, अगर एओपी में कोई तब्दीली आ गई है, एक पार्टनर चला गया है, दूसरा पार्टनर आ गया है, पार्टनर के दरमियान रेशियो तब्दील हो गई है, तो अकाउंटिंग जो हमने पढ़ी हुई है वही रूल अप्लाई होगा। 6 माह बाद, पहले 6 माह में 3 पार्टनर थे, आखिरी 6 माह में 2 पार्टनर्स हैं और उनके दरमियान में एग्री ये था कि प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। तो पहले 6 माह के प्रॉफिट 3 पे तकसीम होंगे, आखिरी 6 माह के प्रॉफिट 2 पे तकसीम होंगे, जो अकाउंटिंग में करते हैं। अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है तो टैक्स कौन देगा? टैक्स वालों ने तो अपनी पई हुई है ना। बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो टैक्स कौन देगा? सर एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस जो मेंबर्स थे एओपी के वो टैक्स देंगे। अगर कोई फौत हो गया है तो उसके लीगल हेयर्स देंगे। सर अगर सक्सेशन हो गई है, सर यहां पर 2 बातें हैं। एक सक्सेसर होता है जानशीन, बाद में आने वाला। सक्सेसर होता है जानशीन, बाद में आने वाला। प्रीडिसेसर होता है पहले वाला। एक फर्म का पार्टनर है, वो रिटायर हो गया, अब वो चला गया, उसकी जगह पे दूसरा बंदा आ गया, जो दूसरा है बाद में आने वाला, उसको सक्सेसर कहा जाएगा। जाने वाले को क्या कहा जाएगा? प्रीडिसेसर कहा जाएगा। जिस दिन एओपी में सक्सेशन हुई है, एक बंदा चला गया और दूसरा आ गया, तो ऑन द डेट ऑफ सक्सेशन उससे पुरानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुराने बंदे की होगी और सक्सेशन के दिन के बाद की टैक्स की सारी जिम्मेदारी सक्सेसर की होगी, नए बंदे की होगी। प्रीडिसेसर की जिम्मेदारी टिल द डेट ऑफ सक्सेशन होगी और सक्सेसर की जिम्मेदारी आफ्टर द डेट ऑफ सक्सेशन होगी सारे टैक्स जमा कराने की। टैक्स वाले कहते हैं अगर प्रीडिसेसर हमें नहीं मिला तो हम सक्सेसर से सारा टैक्स ले लेंगे और सक्सेसर को कहेंगे कि तुम प्रीडिसेसर से ढूंढ के, प्रीडिसेसर को ढूंढ के उससे पैसे वापस ले लेना। सर जी बात समझ में आ रही है? ये सारे पॉइंट्स थे। सक्सेसर जो बाद में आ रहा है, प्रीडिसेसर जो पहले वाला है। सक्सेशन हुई, टिल द डेट ऑफ सक्सेशन सारी जिम्मेदारी पुराने बंदे की है। आफ्टर द डेट ऑफ सक्सेशन सारी जिम्मेदारी नए बंदे की है जो बाद में आने वाले की है। अगर बाद में आने वाले से तो टैक्स वालों का राब्ता है, वो टैक्स वाले उसको कहेंगे कि भाई हमें प्रीडिसेसर नहीं मिल रहा, तुम टैक्स हमें दो और तुम प्रीडिसेसर से रिकवर कर लो, तो उससे रिकवर किया जा सकता है। सर ये चैप्टर नंबर 12 था। मैंने आपको इन एरियाज में मैक्सिमम डिटेल्स कवर करा दी हैं। आपको इन एरियाज में वो कुछ एरियाज स्पेसिफिक में अगर आपको बताऊं तो टैक्स क्रेडिट में जो ग्रीन फील्ड और वो वाला एरिया है ना, वो पक्का रट्टा लगाना है आपने, ठीक है। डोनेशन और कंट्रीब्यूशन के बाद 100% टैक्स क्रेडिट और ग्रीन फील्ड वाला एरिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको पक्का क्रैम करें। बाकी मेनली जो एरिया है वो है कॉन्सेप्चुअल और या प्रैक्टिस रिक्वायरिंग। सर 11:10 हुए हैं, 11:25 पर आ जाएगा। जज़ाकल्लाह।